हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 22 जून 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 22 जून 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे यार वीडियो को देख रहे हैं वो सारे के सारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से, ताकि एक तो जो डेली क्विज होता है उसमें वो अटेम्प्ट कर सको, और जितनी भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो भी आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। किसको 74th ग्रैंड मास्टर का टाइटल जो है वो दिया गया है? मतलब कह सकते हो 74th ग्रैंड मास्टर जो है वो बन चुके हैं वो इंडिया के, और ये बने हैं दोस्तों राहुल श्रीवास्तव। और जब हम 74th ग्रैंड मास्टर की बात कर रहे हैं, मतलब हम कौन से टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं? चेस की। और राहुल श्रीवास्तव केवल 19 साल के हैं, और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राहुल श्रीवास्तव जो 74th ग्रैंड मास्टर इंडिया के बन चुके हैं। तो इनको 2500 एलो पॉइंट्स चाहिए थे और इन्होंने ये हासिल कर लिए 9th कैटोलिका चेस फेस्टिवल में, जो कि कहाँ पे आयोजित किया गया? इटली में। और ये किया गया था इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा। क्योंकि एक ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? कम से कम 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स को आपको जीतना पड़ेगा, और साथ में लाइव 2500 पॉइंट्स आपको चाहिए। तो ये ऑलरेडी 5 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स तो पहले जीत चुके थे, लेकिन इनके पॉइंट्स 2500 जो है वो नहीं मिले थे। लेकिन 2500 पॉइंट जैसे ही मिले तो इनको 74th ग्रैंड मास्टर का टाइटल जो है वो दे दिया गया। और इससे पहले अगर आप इसी साल जनवरी 2022 की बात करोगे तो भारत सुब्रमण्यम ये 73rd ग्रैंड मास्टर जो है वो इंडिया के बने थे। और इससे पहले मित्रबा गुहा ये बने थे हमारे पास 72nd ग्रैंड मास्टर, और संकल्प गुप्ता ये 71st ग्रैंड मास्टर बने थे इंडिया के। लेकिन
लेकिन आप लास्ट वाले दो जो है वो जरूर याद रखेंगे, 73rd और 74th। क्या आप सब बच्चों को पता है कि पहले ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन थे पूरे इंडिया के? सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे दोस्तों हमारे प्लेयर विश्वनाथन आनंद, और विश्वनाथन आनंद बने थे 1988 में फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। और इसी के साथ आप इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में जान सकते हो, जिसको हम फिडे के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ल्यूसान, स्विट्जरलैंड में। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है, उस प्रोजेक्ट का नाम बताना है जो रिसेंटली नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या काउंसिल की तरफ से स्टार्ट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से स्टार्ट किया गया, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो निर्माण वर्कर्स हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और इस प्रोजेक्ट का दोस्तों नाम है निपुण। तो याद रखना है आंसर क्या होगा? सी होगा। तो ये प्रोजेक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी ने, आप यहाँ पे उनका चेहरा देख सकते हैं, हरदीप सिंह पुरी जी ने, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और साथ ही साथ ये कौन सी स्कीम के अंदर लिया गया है? दीन दयाल अन्त्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर इसको लिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि निपुण का मतलब क्या है? इसका मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, या आप कह सकते हो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो इसका लक्ष्य दोस्तों क्या है? लक्ष्य है कि 1 लाख से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हमने फ्रेश ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अगर पहले से स्किल्ड हैं तो अपस्किल करना है उनको अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से, और उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि वो फॉरेन कंट्रीज में भी जाके क्या कर सके, काम कर सके। तो आप देख सकते हो इसका मतलब है निपुण का नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन होगी वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, वो पूरा का पूरा जो कैंडिडेट होगा उसको ट्रैक करेगी, उसको मॉनिटर करेगी, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है जितने भी युवाओं को इसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले ऑन साइट स्किल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, कम से कम 80,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें इंडस्ट्रीज के माध्यम से जो है वो ये ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। और लगभग 14,000 कैंडिडेट्स को जो है वो फ्रेश स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। लाइक उनको प्रोवाइड करने के लिए काम कौन करेगा? प्लम्बिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्किल काउंसिल जो है ये प्रोवाइड करेगी। मतलब 14,000 कैंडिडेट्स को नए सिरे से स्किल प्रोवाइड की जाएगी, 80,000 के ऊपर बेसिकली खर्चा किया जाएगा ताकि उनको अप स्किल जो है वो किया जा सके। और इस ट्रेनिंग के अंदर उनको अलग अलग चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे कौशल बीमा के बारे में बताया जाएगा कि 3 साल का ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है जो 2 लाख रुपए तक का आपको मिल जाता है। इसमें डिजिटल स्किल्स दी जाएंगी उनको, जैसे कैशलेस ट्रांजैक्शंस कैसे कर सकते हो, बीम ऐप का यूज़ कैसे कर सकते हो। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स बताए जाएंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में बताया जाएगा ताकि वो दूसरों को भी इस चीज़ के बारे में बताएं और अपने आप की स्किल्स को भी इन्हेंस करें। और लगभग आप कह सकते हो इसमें लक्ष्य रखा गया कि 12,000 के आसपास कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इस तरह से ट्रेन किया जा सके ताकि वो फॉरेन कंट्रीज में भी काम कर सकें, जैसे सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और गल्फ कंट्रीज के अंदर भी काम कर सकें। और आपने याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी? उत्तर प्रदेश, राज्यसभा के वो मेंबर हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 का थीम क्या है? तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता होगा कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो हर साल 21 जून को मनाया जाता है, और उसका मेन मकसद यही है कि योगा की इंपॉर्टेंस लोगों तक पहुंचाई जा सके और योगा के क्या बेनिफिट्स हैं वो लोगों को बताए जा सकें। और इस साल का दोस्तों 2022 का थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि इस बार कौन से नंबर का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया है। तो 21 जून 2022 को हमने 8वें नंबर का 8th टाइम जो है वो हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मना रहे हैं। तो याद रखना है 21 जून को मनाया गया, और इस दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एक मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका आयोजन मैसूर पैलेस ग्राउंड में किया गया था, मैसूरू कर्नाटका के अंदर। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के टाइम पीरियड पे जो मास योगा डेमोन्स्ट्रेशंस हैं वो अलग अलग 75 प्लेसेस पे जो है वो की गई थी। मतलब 75 ऐसी जगह चुनी गई थी, जैसे आगरा का ताजमहल, या ऐसे 75 आइकॉनिक लोकेशंस चुनी गई थी जिसको लीड किया था 75 यूनियन मिनिस्टर्स ने। तो वहाँ पे उन्होंने योगा को आगे बढ़ाया।
और इसी दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स दिए जाते हैं वो लोगों को या उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो योगा को डेवलपमेंट के तौर पे आगे बढ़ाते हैं और उनकी प्रमोशन करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अवार्ड्स को अनाउंस करती है जिनको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स कहा जाता है। और इस बार ये अवार्ड दोस्तों 2 ऑर्गेनाइजेशंस को और 2 इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 इंडिविजुअल हैं और 2 हमारे पास क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और जो इंडिविजुअल्स हैं वो हैं हमारे पास मार्कस रोजर रोड्रिगेज जो कि ब्राजील से बिलोंग करते हैं, और एक हैं बुद्धिस्ट मॉन्क भिक्खु सांगासेना जो कि लेह लद्दाख से बिलोंग करते हैं। ये इंडिविजुअल कैटेगरी में है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा यूनाइटेड किंगडम और द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर। तो आप कह सकते हैं इंडिविजुअल में भी एक फॉरेनर है और ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉरेनर ऑर्गेनाइजेशन है, और 2 इंडियन मतलब एक इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन इंडियन है। और इसी दिन जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक बुक का उद्घाटन किया और उस बुक का नाम था अष्टांग योग। अष्टांग योग ये बुक लिखी है डॉक्टर सोनू फोगट ने। ये जो हरियाणा के स्टूडेंट है उसको जरूर याद रखें, बाकी स्टूडेंट भी एक बार इसको नोट कर लें। अष्टांग योग जो है वो सोनू फोगट ने बुक लिखी है और मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, आप कह सकते हो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल आर्म जो है, इंटरनेशनल ऑर्गन जो है वो ये है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। इन्होंने यूपीआई और रुपे कार्ड को कौन सी कंट्री के अंदर जो है वो अलाउ किया है कि वहां पे जो है अब आप यूपीआई के माध्यम से या रुपे कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, वहां पे एक्सेप्ट किया जाएगा इन पेमेंट्स को। और ये कंट्री है दोस्तों फ्रांस। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो कि एनपीसीआई की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है लायरा नेटवर्क के साथ जो कि फ्रांस में है, ताकि यूपीआई और रुपे कार्ड को फ्रांस के अंदर एक्सेप्ट किया जा सके और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम और अच्छा किया जा सके। तो ये एमओयू जो है वो एनआईपीएल और लायरा नेटवर्क का है। और यूपीआई सर्विसेज जो है वो एनआईपीएल के माध्यम से जो है वो अलग अलग कंट्रीज में हम और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि यूएस से, वेस्ट एशिया, यूरोप में हम टाई अप्स जो हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो है वो अभी भी हम कई कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे कि भूटान ने इसको अलाउ कर दिया है, सिंगापुर ने अलाउ कर दिया है, नेपाल है हमारे पास, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी रिसेंटली ये स्टार्ट हो चुका है। और इंडियन टूरिस्ट अब जो फ्रांस के अंदर हैं या जाएंगे तो वो अब अपनी पेमेंट जो है वो यूपीआई पेमेंट मैकेनिज्म के थ्रू कर सकते हैं, रुपे कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। और रिसेंटली मार्च 2022 में भी नेपाल ने जो है वो यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया था, और एनपीसीआई ने रिसेंटली एक पे नाउ कंपनी के साथ भी टाई अप किया था जो कि कहाँ की है, सिंगापुर की है। तो रुपे कार्ड आप कह सकते हो, यूपीआई कह सकते हो, या भारत इंटरफेस जिसको हम बीम कह देते हैं, ये तीनों के तीनों पेमेंट सिस्टम जो वो किसके हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। और आप ये भी याद रख सकते हो कि रिसेंटली आरबीआई ने ये कहा है कि जो क्रेडिट कार्ड्स हैं इनको यूपीआई से लिंक करना होगा, क्योंकि इससे पहले ये सर्विसेज जो है वो सिर्फ डेबिट कार्ड को लिंक करने के लिए थी कि डेबिट कार्ड जो है वो यूपीआई से लिंक थे। अब क्रेडिट कार्ड्स को भी यूपीआई के थ्रू लिंक किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये रुपे कार्ड्स के ऊपर ही लागू है, बाकी कार्ड्स के लिए ऊपर ये लागू नहीं की गई है। और आपने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में याद रखना है, एनपीसीआई, इसकी स्थापना 2008 में की गई थी और इसके करंटली हेड जो हैं वो दिलीप असबे हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। और आप एनआईपीएल के बारे में याद रखें, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इसकी स्थापना 2020 में की गई थी ताकि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है हम रुपे कार्ड या फिर यूपीआई को प्रमोट कर सके, इंडिया के बाहर भी प्रमोट किया जा सके। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है दोस्तों, और इसके जो सीईओ हैं वो हैं रितेश शुक्ला, रितेश शुक्ला। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बायजूस के साथ टाई अप किया है ताकि क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोवाइड की जा सके? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक है, और ये सरकार है आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक प्राइवेट आप कह सकते हो एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जिसका नाम है बायजू, ताकि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोवाइड की जा सके। तो इस पार्टनरशिप के तहत जो है वो क्वालिटी कंटेंट जो है वो बायजूस की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, खास करके कक्षा 4 से लेके 10th तक के बच्चों को ये प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि उनको विजुअल मीडियम के थ्रू जो है वो अच्छी तरह से समझाया जा सके, इजी विजुअल दिखा के उनको समझाया जा सके, ताकि अच्छे रिजल्ट जो है वो सामने आ सके गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो इसके लिए जो है वो 4.7 लाख टैबलेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे बच्चों को। 500 करोड़ रुपया जो है वो इसमें आंध्र प्रदेश सरकार खर्च करेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो टैबलेट्स प्रोवाइड करेगी, टैब्स प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट्स को जो अभी कक्षा 8वीं में हैं
और 2025 में कक्षा 10वीं का एग्जाम जो है वो देंगे। तो मतलब उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश सरकार है और आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी और यहाँ के गवर्नर हैं बिश्व भूषण हरिचंदन जी। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु वन एशियन जूनियर स्क्वैश टाइटल इन अंडर 15 कैटेगरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन स्टैटिक आप इसको स्लाइड से ही कर सकते हो कि जूनियर स्क्वैश टाइटल अंडर 15 कैटेगरी में किसने जीता है। नाम है अनाहत सिंह। ए आंसर होगा। और आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो हैं वो सिंह से आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये गर्ल हैं दोस्तों, लड़की हैं ये, और ये 14 साल की लड़की हैं जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जो है वो जीत लिया है एशियन जूनियर स्क्वैश टाइटल अंडर 15 में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर, तो सिंह से कंफ्यूज नहीं होना आपने, अनाहत सिंह इनका नाम है, 14 साल की हैं और ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ, पताया में, और ये 29th एशियन जूनियर स्क्वैश इंडिविजुअल चैंपियनशिप थी जो कि थाईलैंड में खेली गई है। इन्होंने हांगकांग की प्लेयर को हराया था 3-0 से, उसके बाद इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। तो अनाहत जो है वो फाइनल्स में पहुंची थी, कोई भी गेम जो है वो पूरे टूर्नामेंट के अंदर नहीं हारी। इवन इन्होंने जो मलेशिया की आप कह सकते हो कि टॉप प्लेयर थी उसको भी 3-0 से हरा दिया था सेमीफाइनल्स के अंदर। और अनाहत जो है वो अभी तक 46 नेशनल सर्किट टाइटल जीत चुकी हैं, 2 नेशनल चैंपियनशिप्स जीत चुकी हैं और 8 इंटरनेशनल टाइटल जो है वो जीत चुकी हैं। और ओनली इंडियन गर्ल हैं जो यूएस जूनियर ओपन भी जीती हैं और ब्रिटिश जूनियर ओपन भी जो है वो जीती हैं। तो इसलिए आपने नाम जो है वो ज़रूर याद रखना है, अनाहत सिंह, जो कि 14 साल की हैं। उन्होंने अंडर 15 गर्ल्स कैटेगरी के अंदर जो है वो 29th एशियन जूनियर स्क्वैश इंडिविजुअल चैंपियनशिप जीती, जो कि कहाँ पे हुई, थाईलैंड में। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जिसका नाम है पेमेंट्स विजन 2025। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसमें पेमेंट्स के फ्यूचर के बारे में बताया गया और किस तरह से पेमेंट इकोसिस्टम को और मजबूत करेंगे। तो ये आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो आप देख सकते हो इस विजन या इस डॉक्यूमेंट का यही मतलब है कि हमने डिजिटल पेमेंट्स को 3 गुना और बढ़ाना है ताकि सिक्योरिटी से जो है वो हम ट्रांजैक्शंस को कर सकें। तो इसका मेन थीम यही है, 4 ईज के बेसिस पे है, ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर और एवरी टाइम। और इसका मेन मकसद यही भी है कि ये सारी पेमेंट जो सबके लिए हम प्रोवाइड करेंगे वो 6 तरीकों से जो है वो हमने प्रोवाइड करनी है। सेफ, सिक्योर, फास्ट, सबके लिए कन्वीनियंट हो, असेसिबल हो, सब लोग उसको यूज़ कर सकते हो, अफोर्डेबल हो, मतलब ऐसे ना हो कि बहुत महंगी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें इंडिया को ग्लोबल लेवल पे पेमेंट्स का पावर हाउस बनाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और इवन इसमें इंडिया के लिए जो एफर्ट्स करनी है, या इंडिया जो है वो क्या क्या काम करेगा, वो भी इसमें बताया गया है। खास करके जो G20 ग्रुप बना हुआ है उसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो है वो इस्टेब्लिश हो सकें। 4 चैलेंजेस उसके लिए रखे गए हैं कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, असेसिबिलिटी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इन 4 पिलर्स के बेसिस पे G20 में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के ऊपर भी ये विजन डॉक्यूमेंट जो है वो काम करेगा। इसमें इवन कुछ इनिशिएटिव्स बताए गए हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो आने वाले टाइम में करने हैं, जैसे कि यूपीआई की ग्लोबल रीच बढ़ानी है, आरटीजीएस पेमेंट जो है वो ग्लोबल लेवल पे करना है, एनईएफटी जो है वो हर टाइम पे अवेलेबल रहे, रुपए कार्ड्स का यूज जो है वो हर जगह पे हो, खास करके उन कंट्रीज में जहाँ पे यूएस डॉलर है, जहाँ पे ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, या जहाँ पे यूरो जो है वो यूज होता है। इवन एनईएफटी के लिए इन्होंने कहा है कि राउंड द क्लॉक जो है वो एनईएफटी होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि आधे आधे घंटे के जो अभी पैचेस बने होते हैं उसके बेसिस पे जो है वो होना चाहिए। आधे आधे घंटे के बैच जो है वो बने होते हैं अभी एनईएफटी के, तो उसके बाद जो है वो पेमेंट होती है, इसलिए एनईएफटी स्लो प्रोसेस से थोड़ा सा आरटीजीएस से, लेकिन वो थ्रू आउट क्लॉक हो, तो मतलब राउंड द क्लॉक होना चाहिए, इसीलिए ये भी चैनल जो है वो सामने रखा गया है। तो याद रखना है, पेमेंट विजन 2025 डॉक्यूमेंट जो है वो आरबीआई की तरफ से रिलीज किया गया है। अगला आते हैं दोस्तों क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक इंडिया मेड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को जो है वो शामिल कर लिया है। ये डिज़ाइन और डेवलप कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया? सबसे पहले आपने याद रखना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये फर्स्ट मेड इन इंडिया एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 एयरक्राफ्ट जो है वो कोस्ट गार्ड रीजन चेन्नई के अंदर जो है वो अपने अंदर शामिल कर लिया है। और इसका जो पूरा का पूरा डिज़ाइन और इसको डेवलप करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। और इसको इंडक्ट कहाँ पे किया गया है? चेन्नई के अंदर।
तो ये ऐसा पहला इंडक्शन है जो कि 840 स्क्वाड्रन जो कि रिसेंटली बनाई गई है, जो कि चेन्नई में ये स्क्वाड्रन जो है वो लगाई गई है, तो उसमें इसको शामिल किया गया। 3 और चॉपर्स इसी तरह के जो हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे। और ये जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है MK3, ये कई तरह से कैपेबल है। लाइक इसकी रेंज जो है वो बहुत अच्छी है, विजुअल रेंज डिटेक्शन जो है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है इसमें। रडार सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग रेंज इमेजिंग जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे की गई है, बहुत ही साफ है। और साथ में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पोर्ट और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इसके अंदर है कि दूर से ही ये किसी भी चीज़ को जो है वो जान सकता है। और 3 और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है वो अभी 840 स्क्वाड्रन में ऐड किए जाएंगे। और 16 का ऑर्डर था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास, 13 वो डिलीवर कर चुका है और 3 और जो हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड को इन्होंने डिलीवर करने हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में याद रखना है, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो R माधवन जी हैं। और इसकी स्थापना 1940 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटका। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट करते हैं गुजरात गौरव अभियान के अंदर और कई तरह के अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और कई चीज़ों के फाउंडेशन स्टोन जो हैं वो रखे जाते हैं। 21,000 करोड़ के लगभग उन्होंने प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ पे स्टार्ट किए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा रेलवे प्रोजेक्ट्स का, कई रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, जिसकी कीमत 16,000 करोड़ रुपए की है। इससे क्या होगा, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो सामान को इधर उधर लेके जाने की कॉस्ट है वो कम होगी और साथ में इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी आगे बढ़ाएगा और कई रीजन्स को आपस में जोड़ेगा। और इसमें कई रीजन्स जो कि पहले से कनेक्टेड नहीं है उनको आपस में जोड़ने से जो सामान है वो इधर उधर भेजा जा सकता है। और साथ ही इन्होंने गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि खुंदेला विलेज जो कि दभोई तालुका में है गुजरात में, उसका उद्घाटन भी किया। आप कह सकते हो कि ये जो एरिया है खुंदेला विलेज, ये 20 किलोमीटर दूर है वडोदरा डिस्ट्रिक्ट से और ये यूनिवर्सिटी जो है वो 425 करोड़ रुपए में बनाई जाएगी और इसमें 2500 स्टूडेंट्स को लगभग हायर एजुकेशन के लिए लाभ जो है वो मिलेगा। और एक स्कीम का उद्घाटन किया, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, जो कि 800 करोड़ रुपए से स्टार्ट की गई है। याद रखना, ये गुजरात ने स्टार्ट की है दोस्तों। इस स्कीम के तहत जो प्रेग्नेंट औरतें होंगी या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनको 2 किलो जो है वो चिकपी दिया जाएगा, 1 किलो जो है वो तुर की दाल दी जाएगी और 1 किलो जो है वो ऑयल दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ये आंगनवाड़ी सेंटर पे जाके ये चीज़ें ले सकती हैं। और नेक्स्ट है इनका कि इन्होंने श्री कालिका टेम्पल का जो आप कह सकते हो रीडेवलप किया गया, इस टेम्पल को दोबारा से रेनोवेट किया गया है। कहाँ पे? पावागढ़ हिल में, जो कि पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात में, उसका उद्घाटन किया। बहुत ही पुराना आप कह सकते हो मंदिर है ये और इसका उद्घाटन या आप कह सकते हो इसको रीडेवलप करके दोबारा से इसका उद्घाटन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। एक बुक रिलीज की गई है जो कि राम बहादुर राय ने लिखी है। बुक का नाम है भारतीय संविधान अनकही कहानी और इसको इंग्लिश में कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरी। ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं राम बहादुर राय जी, उन्होंने लिखी है। ये 500 पेज की एक बुक है जिसमें बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया है, क्या क्या उसमें बातें जो हैं वो बोली गई हैं, कैसे मीटिंग्स हुई हैं और साथ में ये भी बताया गया कि इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई गई थी उसकी स्टोरी भी जो है वो इसमें बताई गई है। तो ये है दोस्तों, गुजरात के बारे में बात कर रहे थे। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी हैं और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून 2022 को मनाया गया। तो मतलब नाम से पता लग रहा है ये दिन इनकरेज कर रहा है उन यंग बच्चों को या उन टैलेंटेड म्यूजिशियंस को पूरे ग्लोब में जो कि म्यूज़िक के ऊपर अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर देते हैं। और ख़ास करके जो यंग आर्टिस्ट हैं वो इस दिन अपने टैलेंट को जो है वो शोकेस करते हैं और उनको ये भी मौका मिलता है कि म्यूज़िक को ही अपना पैशन बना के आगे बढ़ें। और इस साल का थीम है म्यूज़िक ऑन द इंटरसेक्शंस। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन सेक्शन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक हाइब्रिड सिक्योरिटीज एडवाइजरी कमेटी जो है वो स्थापित की है, उस कमेटी को लीड कौन करेगा? तो सबसे पहले याद रखना है कि ये हाइब्रिड सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी काम क्या करेगी। तो दोस्तों ये रिकमेंड करेगी ताकि इंस्ट्रूमेंट्स की ग्रोथ हो सके सेबी के अंदर और उन एरियाज के ऊपर फोकस किया जाएगा जिसमें डोमेस्टिक और ग्लोबल कैपिटल जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके। और इस कमेटी को लीड करेंगे केवी कामत जी, जो कि करंटली चेयरपर्सन है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि इस कमेटी में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 20 हैं। तो इस
कमेटी का मेन मकसद यही रहेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ हैं उनको किस तरह से डेवलप किया जा सके, उनको किस तरह से रेगुलेट किया जा सके। और ये कमेटी बनाई है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में की गई थी, लेकिन इसका एक्ट जो है वो 1992 में बनाया गया था। और सेबी के करंटली जो हेड हैं वो हैं मधाबी पुरी जी। मधाबी पुरी जी ऐसी पहली महिला हैं जो सेबी की हेड लगाई गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, जीही स्टीम पावर हैज इंक्ड ए पैक्ट ऑफ $165 मिलियन विद विच कंपनी टू सप्लाई 3 न्यूक्लियर स्टीम टरबाइंस। मतलब ये दोनों कंपनीज मिलके जो हैं वो 3 न्यूक्लियर स्टीम टरबाइंस बनाएगी जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज हो सकती हैं। तो $165 मिलियन का पैक्ट है, और ये भारत हैवीवेट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ मिलकर जो है वो लगाया जा रहा है। और जीई स्टीम पावर जो है वर्ल्ड एनर्जी लीडर है, और ये दोनों मिलकर 3 न्यूक्लियर स्टीम टरबाइंस बनाएंगी। और जीई स्टीम पावर जो है न्यूक्लियर स्टीम टरबाइंस जो है वो अपनी एक फैसिलिटी है इनकी, जिसको कहते हैं सनंद जो है वो गुजरात में है, वहाँ पे इसको बनाया जाएगा ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को प्रमोट कर सके। और खास करके 3 टरबाइंस जो हैं वो इस तरह से मैन्युफैक्चर की जाएंगी ताकि जो कस्टमर की नीड्स हैं उसको ध्यान में रख के इसको कई तरह से आगे डेवलप किया जाएगा, और इसकी आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो आपने याद रखना है, ये है जीई स्टीम पावर और साथ में भारत हैवीवेट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अगला आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला है हमारे पास NCPCR। ये है हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। वो एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वीक जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं 12 से लेकर 20 जून तक। तो इसका मेन मकसद यही है कि चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना है, और एज ए आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 अलग अलग जगहों के अंदर जहाँ पे बच्चे काम कर रहे थे वहाँ से उनको ये चाइल्ड लेबर से छुटकारा दिलाया गया। और इसमें मदद ली गई चाइल्ड राइट्स कमीशन की, स्टेट कमीशन की, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ की, चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ की, और भी कई स्टेक होल्डर्स की। नेक्स्ट, पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट के अंदर ही रहेगा। ये ऑन साइट वेरिफिकेशन करने के बाद जो है वो डिसाइड किया जाएगा फिर बाद में कि अभी भी ग्रे में रहेगा या उसको शिफ्ट करना चाहिए। तो जून 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक सेशन हुआ, कहाँ पे? बर्लिन के अंदर। तो वहाँ पे डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि उसमें अभी भी जो है वो टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर रोक नहीं लगाई है, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो है वो रोक नहीं लगाई है। उन्होंने चेंज जो है वो अपने सिस्टम को नहीं किया है। तो 2018 में पहली बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर जो है वो डाला गया था। और ग्रे लिस्ट का ये भी फ़ायदा होता है कि हमें पता लग जाता है कि ये जो चीज़ें हमारी कंट्री के अंदर हो रही है तो हम उसको टैकल भी कर सकते हैं। जैसे टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसको किस तरह से रोकना है वो प्रिंसिपल्स FATF जो या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बता देता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस के अंदर। और ग्रे लिस्ट का एक नुकसान है दोस्तों कंट्री को कि जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे लोन लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है, मतलब फंडिंग जो है वो बहुत कम होती है। पीयूष गोयल जी ने मैंगो फेस्टिवल जो है वो बेल्जियम के अंदर उद्घाटन किया। तो पीयूष गोयल जी जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे कमर्स और इंडस्ट्री के, उन्होंने मैंगो फेस्टिवल ब्रसल बेल्जियम के अंदर बढ़ाया, और इसका मेन मकसद यही था कि यूरोप में जो है वो ये अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि इंडिया के मैंगोस जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और यूरोप के अंदर इसकी मार्केट जो है वो और भी बढ़ सकती है, क्योंकि इंडिया मैंगोस का पूरे वर्ल्ड में बिगेस्ट सप्लायर है। लेकिन वो जब मैंगोस को एक्सपोर्ट किया जाता है तो जितने भी मैंगोस है वो मिडल ईस्ट तक ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए बेल्जियम में इस बार जो है पहली बार इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एक डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का जो है वो उद्घाटन किया है। ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए इस स्कीम का उद्घाटन किया है, और 12,000 करोड़ रुपया जो है वो इसमें लगाया जाएगा। और ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसका 1 साल और बढ़ा दिया है। और इसमें जो है वो गवर्नमेंट का मेन मकसद है कि 5G टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए एप्लीकेशन जो हैं वो मांगी हैं। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जो है वो 21 जून को मनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता है हाइड्रोग्राफी के बारे में, ताकि लोगों को समुंदर या ओशंस के बारे में जो है वो जानकारी मिल सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका थीम जो है रखा गया है हाइड्रोग्राफी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द यूनाइटेड नेशन ओशन डेकेड। और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों हमारे पास IHO, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम यही है कि जो समुंदर है, जो ओशंस है हमारे पास, जहाँ जो पानी है, जो चलता हुआ पानी है, उसको सर्वे किया जा सके, उसको कैलकुलेट किया जा सके किसी तरह से, ताकि हम आने वाले टाइम पीरियड के अंदर इन कैलकुलेशंस का यूज़ कर सके या कोई और ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ कर सके। और IHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मोनाको के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोल्स्टाइस 2022 21 जून को मनाया गया।
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोल्स्टाइस का मतलब क्या होता है। सोल्स्टाइस दोस्तों साल में 2 बार आता है, एक 21 जून को जनरली मनाया जाता है, एक जो है वो 21 दिसंबर या 22 दिसंबर के आसपास जो है वो मनाया जाता है। इसका मेन मकसद होता है, ये समर सोल्स्टाइस गिना जाता है, ये विंटर सोल्स्टाइस। इसका मतलब होता है कि इस दिन 21 जून को जो सनरेज हैं वो बिल्कुल ऊपर होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तो ये सबसे बड़ा दिन जो है वो माना जाता है पूरे साल का नदर्न हेमिस्फीयर में। और अगर आप इसको देखोगे तो इस दिन कैप्रिकॉर्न के ऊपर सनरेज बिल्कुल ऊपर होती हैं, जिसके कारण सबसे बड़ा दिन जो है वो कैप्रिकॉर्न पे ये माना जाता है। तो यही खासियत है इस सोल्स्टाइस की, ताकि अलग अलग रिलीजन या एथनिक कल्चर जो है वो इसको ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, और सोल्स्टाइस की क्या सिग्निफिकेंस है वो लोगों को बताया जा सके, क्या महत्व है इसका वो लोगों को समझाया जा सके। इसी के साथ आते हैं आप क्वेश्चन ऑफ द डे। 21 जून 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि नेताजी अवार्ड 2022 नेताजी रिसर्च ब्यूरो की तरफ से दिया गया, किसको दिया गया? ये दिया गया दोस्तों शिंजो आबे जी को, जो कि फॉर्मर जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और इवन इनको जनवरी 2021 में भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो याद रखनी है, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि किसको 2022 का टेम्पल्टन प्राइज दिया गया? तो आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे सारे के सारे जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स है उसको ज्वाइन करें, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टेलीग्राम चैनल, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे और हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।